नमस्कार। गिरीश गुप्ता के चैनल में आपका स्वागत है। आज बात करते हैं एक छोटी आईटी कंपनी की, और ये कंपनी बहुत पुरानी कंपनी है और हाल ही में इसका मैनेजमेंट चेंज हुआ है। तो जानते हैं ये कंपनी क्या करती है, किन किन वर्टिकल्स में काम करती है, कौन इसका प्रमोटर नया हुआ है और इसके प्रमोटर आने से आखिर इस कंपनी को क्या फ़ायदा मिलने वाला है। तो इस कंपनी का नाम है आर सिस्टम्स इंटरनेशनल, और इस कंपनी के बिजनेस मॉडल के अध्ययन करने का अनुरोध हमें PRS 226 साहब से प्राप्त हुआ है। तो हमेशा की तरह जान लेते हैं कंपनी के इतिहास के बारे में। तो कंपनी जो है वो आर सिस्टम्स इंडिया लिमिटेड, जो अब नाम है वो है आर सिस्टम्स इंटरनेशनल लिमिटेड। तो कंपनी की स्थापना आर सिस्टम्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के रूप में 1993 में न्यू दिल्ली में हुई। और ये वो ज़माना था जब हर व्यक्ति जो बिज़नेस करना चाहता था उसको आईटी वाला जो सेक्टर है वो बड़ा ही ल्यूक्रेटिव, बड़ा आकर्षक लगा करता था। और उसके बाद जो .com बबल आया सन 2000 में, उसमें बहुत सारी कंपनीज धराशायी हो गई, बर्बाद हो गई, इन्वेस्टर्स को बहुत नुकसान हुआ। लेकिन इस कंपनी की खास बात ये है कि इन्होंने वो .com बबल को भी झेल लिया और कंपनी आगे बढ़ती रही। 2000 में कंपनी को पब्लिक लिमिटेड के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया और इसका नाम बदलकर आर सिस्टम्स इंटरनेशनल कर दिया गया। और इंटरनेशनल का मतलब ये, पहले इनके ऑपरेशंस इंडिया स्पेसिफिक हुआ करते थे, फिर जैसे ही इन्होंने अपनी सर्विसेज का विस्तार इंटरनेशनल एरिना में किया तो इन्होंने अपनी कंपनी का नाम उसको रिफ्लेक्ट करने के लिए, उस इंटरनेशनल एरिना में काम करने को रिफ्लेक्ट करने के लिए आर सिस्टम्स इंटरनेशनल कर लिया। कंपनी का IPO 2006 में आया। 10 रुपये की फेस वैल्यू के शेयर का IPO प्राइस 250 रुपये 250 पर शेयर था। अब शेयर की जो फेस वैल्यू है वो 1 रुपया है और 430 रुपया करंट प्राइस है। काफ़ी अच्छी डिविडेंड पेइंग कंपनी है। तो इसमें अभी रिसेंटली यानी 2023 में जो एग्जिस्टिंग प्रमोटर थे, जो पुराने जिन्होंने इस कंपनी की स्थापना की, सतिंदर सिंह रेखी और गुरजोत सिंह ओबेरॉय, उन्होंने और उनकी फैमिली ने जो प्रमोटर के रूप में कैटेगराइज थे, उन्होंने अपना स्टेक ब्लैकस्टोन को बेच दिया। और ब्लैकस्टोन जैसा आप जानते हैं एक बहुत ही बड़ी नामी इन्वेस्टमेंट फर्म है। वो कंपनीज़ में इन्वेस्ट करती है, उनको ग्रो करती है, बड़ा कर देती है और उनको बेच देती है। वो उसी तरह की चीज़ है कि वो पोर्टफोलियो कंपनीज रखती हैं, वो ऑपरेशंस में इंटरेस्टेड नहीं रहते। वो बेसिकली कंपनीज के जो कैपिटल गेन होता है, उनको कंपनी को खरीद कर बेचने के बाद जो उनको मुनाफा होता है, एक्चुअली वो उसमें इंटरेस्टेड होते हैं। लेकिन ये बात ज़रूर है कि वो उस कंपनी को बड़ा जब तक नहीं करेंगे, उसके स्किल्स को बड़ा नहीं करेंगे, उसको मॉडर्नाइज नहीं करेंगे, प्रोफेशनल मैनेजमेंट उसमें नहीं लाएंगे, तब तक उस कंपनी की वर्थ बढ़ती नहीं है। तो ये प्रमोटर का यानी ब्लैकस्टोन जैसे प्रमोटर का इस कंपनी को डेफिनेटली फ़ायदा होने वाला है। और कैसे फ़ायदा होगा ये आगे हम वीडियो में जानेंगे। अब समझ लेते हैं कंपनी एग्जैक्टली क्या करती है। तो ये जो कंपनी है ये एक AI डेटा एनालिटिक्स और नॉलेज सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है, और ये दूसरी कंपनीज़ को मदद करती है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में। अब इस चीज़ों का, इन शब्दों का क्या मतलब है, तो एक एक करके समझते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसी चीज़ होती है जो अपने, यानी कोई मशीन जो होती है वो आपके इंस्ट्रक्शंस पर कोई पर्टिकुलर काम करे, और आपने एक सर्टेन उसको इंस्ट्रक्शन दे दी, उसके बाद वो अपने आप उस काम को रिपीटेडली करती जाती है, जैसे चैटबॉट्स होते हैं उस तरीके के। तो चैटबॉट जैसे आप कई बार किसी वेबसाइट पर जाते हैं, जैसे बैंक की वेबसाइट पर, तो वहाँ पर एक चैटबॉट होता है जो आपकी एक सर्टेन क्वेरीज होती हैं, सर्टेन टाइप ऑफ क्वेरीज होती है, उसमें कीवर्ड्स उठाकर वो उसको एक प्री डिटरमाइंड आंसर देता है। तो आपके वो आंसर सेटिस्फैक्टरी होते नहीं है जनरली। तो उसका कारण ये है कि उसको पहले से फीड कर रखा, अगर ये वर्ड मिले तो आप इस तरह का आंसर दे दीजिए उसको, तो वो कोई मज़ेदारी वाली बात होती नहीं। लेकिन दूसरा जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो बड़ा रूप है वो है एजेंटिक AI। अब एजेंटिक AI का मतलब वो AI भी है और वो आपका एजेंट भी है। अब आपका एजेंट क्या काम करता है, आपका एजेंट को आपने कोई इंस्ट्रक्शन दे दिया, वो इंस्ट्रक्शन वो समझ लेगा इंस्ट्रक्शन और अपने आप उस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करेगा, यानी वो डिसीजन खुद ले लेता है।
तो वो जो चीज़ होती है एजेंटिक एआई, जितनी एआई के बारे में आप सुनते हैं तो वो एजेंटिक एआई है, वो अपने आप डिसीजन ले सकते हैं। अब दूसरी चीज़ हुई डेटा एनालिटिक्स। अब ये डेटा एनालिटिक्स क्या होती है, तो जो डेटा है उसका जो एनालिसिस है और उससे कोई एक मैं मीनिंगफुल कंक्लूजन निकाल लूँ। तो वैसे डेटा अगर आपके एक्सेल शीट में मान लीजिए कोई डेटा पड़ा हुआ है तो उसका तो कोई यूटिलाइजेशन है नहीं, उससे क्या आप समझेंगे, वो तो रोज एंड कॉलम्स में नंबर्स पड़े हुए हैं। तो उससे कोई पैटर्न जानना और उससे ये जानकारी प्राप्त करना कि आखिर इसके थ्रू मैं अपनी कंपनी को या अपने ग्राहकों को कैसे बेटर गुड्स एंड सर्विस प्रोवाइड कर सकूं, या मैं अपना खर्चा किस तरह कम कर सकूं, या मेरा डेटा मेरी बिजनेस के बारे में क्या बता रहा है और उसको कैसे मैं बिजनेस को और एफिशिएंट बना लूं। तो ये सब काम जो कंपनीज करती हैं उनको डेटा एनालिटिक्स कंपनीज बोलते हैं और ये टेक्निक को डेटा एनालिटिक्स बोलते हैं। ये चीज़ें रही इनकी एक्सपर्टाइज के बारे में। अब एग्जैक्टली क्या करते हैं ये, किसी कंपनी को ये कौन सी सर्विस देते हैं, तो होता ये है कि जब कंपनीज होती है उनको ये डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में मदद करते हैं। अब ये डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को मदद करने का क्या मतलब, इसका मतलब ये है कि कंपनीज अगर ट्रेडिशनली या पुराने ढर्रे पर चल रही हैं तो आज के कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में और टेक वाले एनवायरनमेंट में वो पीछे रह जाती हैं। तो उनकी ये मदद करते हैं, या उनके पास टेक्नोलॉजी है लेकिन ये पुरानी टेक्नोलॉजी उसकी है तो नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने में मदद करते हैं। तो जैसे प्रोसेस का है वो ऑटोमेशन करना, और कैसे वेबसाइट में जो कस्टमर एक्सपीरियंस है उसको इम्प्रूव करना, और ज़्यादा फास्ट जो है वो रेस्पॉन्स टाइम है। यानी कोई मान लीजिए कोई ऐप इन्होंने बनाया या कोई वेबसाइट है उस पर, वो स्टैटिक वेबसाइट है तो उसको डायनेमिक में कन्वर्ट करना, और कस्टमर की क्वेरीज को आसानी से किस प्रकार से हैंडल किया जा सकता है, चैटबॉट से हैंडल करें या एजेंटिक एआई से हैंडल करें। अब जान लेते हैं कि कंपनी, इनकी क्लाइंट कंपनी यानी आर सिस्टम्स इंटरनेशनल जो है वो अपनी क्लाइंट कंपनीज़ की कैसे मदद करती है। तो मान लीजिए कोई पुराने ढर्रे पर काम करने वाली कोई कंपनी है तो उसका कोई आउटडेटेड सॉफ्टवेयर है, या उसके पास कोई सॉफ्टवेयर जिस तरीके रिक्वायर्ड है, उसको रिक्वायरमेंट है नई टेक्नोलॉजी के फॉर्म में, तो उस तरह के उसके पास कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, तो ये डिज़ाइन कर देते हैं सॉफ्टवेयर को, उसको डेवलप कर देते हैं। तो साथ ही साथ पुराना सॉफ्टवेयर उसको अपग्रेड कर सकते हैं। दूसरी चीज़, हर चीज़ जो है क्लाउड पर शिफ्ट हो रही है। तो क्लाउड, जैसे हमने पहले भी कई बार कई वीडियो में, पुराने वीडियोस में बताया कि क्लाउड आखिर चीज़ क्या होती है। आपका जितनी भी डेटा और एप्लीकेशन होती है वो आपकी हार्ड डिस्क पर या आपके यहाँ कोई सर्वर, आपकी कंपनी में सर्वर पर स्टोर नहीं होता। वो जो थर्ड पार्टी सर्वर होते हैं जैसे अमेज़ॉन हुआ या गूगल हुआ, तो इनके जो सर्वर्स पे स्टोर रहती है, और आपके कर्मचारी और आपकी कंपनी वो डेटा को उस सर्वर के थ्रू, सर्वर से इंटरनेट के थ्रू एक्सेस करती है। तो इस चीज़ को क्लाउड बोलते हैं। तो ये जो आर सिस्टम इंटरनेशनल है, ये जो इनकी क्लाइंट कंपनी है उसको, उसका ट्रांसफॉर्मेशन क्लाउड पर, यानी उसका अगर डेटा वो लोकल हार्ड डिस्क पर, लोकल सर्वर्स पर होता है तो उनको क्लाउड पर शिफ्ट करने में मदद करती है। तीसरा इनका है क्वालिटी एश्योरेंस एंड टेस्टिंग। वो तीसरा सेगमेंट इस तरीके सेगमेंट है कि भाई आपका सॉफ्टवेयर तो हमने बना दिया, या आपका कोई पुराना सॉफ्टवेयर है, या आपकी कोई नेटवर्किंग है, अब उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई हैकिंग हो गई, कोई मॉलवेयर आ गया, या मान लीजिए कोई उनका सॉफ्टवेयर में बग आ गया या कोई वायरस आ गया, तो उसको दूर करना, उस प्रॉब्लम को दूर करना। तो ये क्वालिटी एश्योरेंस टेस्टिंग भी करते हैं। भाई आपका सारा काम जो है ना हमने टेस्ट कर लिया, सॉफ्टवेयर बढ़िया तरीके से सारा सिस्टम रन कर रहा है। फिर चौथा जो चीज़ है वो है डिजिटल प्लेटफॉर्म एंड सोल्यूशन। डिजिटल प्लेटफॉर्म एंड सोल्यूशन का मतलब क्या है, या तो कोई वेबसाइट ये बना देंगे, या कोई जो डिजिटल जो ऐप है वो बना देंगे। भारी भरकम ऐप, बड़े कॉम्प्लिकेटेड ऐप्स आजकल होने लग गए। तो जैसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं तो आप देख सकते हैं कि हर तरह की जो फैसिलिटी जो वेबसाइट पर भी वो फैसिलिटी नहीं होती, वो फैसिलिटी कई बार ऐप्स में होती है। तो ये कंपनीज़ को इस तरह के डिजिटल प्लेटफॉर्म और सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड करते हैं। फिर जैसे मैंने बताया एजेंटिक एआई की मदद से ये जो है चैटबॉट या ऑटोमेटिक रेस्पॉन्स सिस्टम भी डेवलप करते हैं उन कंपनीज़ के लिए। और आप ये समझ ली इनका काम आउटसाइडर जैसा काम नहीं है, ये उस कंपनी के साथ मिलकर एज पार्टनर जो है ना, इसके साथ मिलकर कंसल्टेंट समझ लीजिए आप। तो कंसल्टेंट तो खाली सलाह देता है, लेकिन ये कंसल्टेंट प्लस इम्प्लीमेंटर
डिज़ाइन भी करेंगे, उसको फिर प्रोड्यूस भी करेंगे, यानी उस जो सॉफ्टवेयर बनाएंगे भी, डेवलप भी करेंगे, इम्प्लीमेंट भी करेंगे, साथ साथ भी रहेंगे। तो एक तरीके से इनकी कोच जो होता है ना, पर्सनलाइज कोच, उस तरह की भूमिका इनकी कंपनीज के साथ होती है। अब बात करते हैं कंपनी की ग्रोथ स्ट्रेटेजी की। तो देखिए, ये जो आईटी कंपनीज होती हैं, ये या तो इनऑर्गेनिकली ग्रो कर सकती हैं या ऑर्गेनिकली ग्रो कर सकती हैं। ऑर्गेनिकली ग्रो करने का मतलब ये होता है कि खुद ही की कैपेबिलिटीज़ बढ़ाया जाए और वहाँ से फिर अपने नए नए सेगमेंट्स इंट्रोड्यूस किए जाएं। तो ये थोड़ा सा टीडियस काम होता है आईटी में, क्योंकि नई नई टेक्नोलॉजीज़ डेवलप होती हैं और आपको इन हाउस उन टेक्नोलॉजीज़ को डेवलप करना बड़ा मुश्किल होता है। तो ये जनरली क्या करती हैं, जितनी भी आईटी कंपनीज होती हैं, ये छोटी छोटी जो नई टेक्नोलॉजी में काम करने वाली कंपनीज होती है, उनको एक्वायर कर लेती है और तुरंत उनके पास वो कैपेबिलिटी आ जाती है। उसको इनऑर्गेनिक ग्रोथ बोलते हैं। तो इनका फोकस जो है वो इनऑर्गेनिक ग्रोथ पे ज़्यादा है, जो जिस तरीके आईटी कंपनीज करती हैं उसी तरीके से। और इन्होंने पास्ट में 3 जो कंपनीज हैं वो इन्होंने एक्वायर किया और उनको अपने आप में आसानी से मर्ज भी कर लिया। अब देखिए, ये मर्जर वगैरह वाली जो चीज़ होती है आईटी कंपनीज में, ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। सक्सेसफुल मर्जर करना अपनी कंपनी में वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो कर्मचारी होता है ना, वो जो जिस कंपनी को आप एक्वायर करो, उसका कर्मचारी आपके साथ रहना नहीं चाहता, क्योंकि हो सकता है वहाँ पर जो ओरिजिनल कंपनी थी वो उसमें वर्क कल्चर, वर्क एनवायरनमेंट वगैरह बहुत अच्छा हो, और हो सकता है आपकी कंपनी से कि वर्क कल्चर से वो मैच नहीं कर सकता। इसलिए सक्सेसफुल अमालगमेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है आईटी इंडस्ट्री में। और आईटी इंडस्ट्री में जो प्रोफेशनल होता है वो किसी से बंधा नहीं होता, वो आपको छोड़ के चला जाएगा। तो आपके तो जो बेसिकली टैलेंट है उसके लिए तो आप कंपनी एक्वायर करते हो, वो और टैलेंट ही छोड़ के चला जाएगा तो आपका वो जो एक्विजिशन है ना वो बेकार हो सकता है। फिर 19 कंट्रीज़ में इनकी प्रेजेंस है, 25 से ज़्यादा इनके ऑफिसेज हैं, 17 से ज़्यादा डेवलपमेंट सेंटर्स हैं। अब ये डेवलपमेंट सेंटर क्या होता है और ऑफिसेज क्या होता है? ऑफिस आप ये समझ लीजिए कि मार्केटिंग वाला ऑफिस है, या उसमें एचआर वाले, मार्केटिंग वाले, ये सारे जो है वो वहाँ पर एक्चुअली सॉफ्टवेयर नहीं बनता, बाकी सारे काम होते हैं। और जो डेवलपमेंट सेंटर्स होते हैं वो जगह होती है जहाँ पर एक्चुअली सॉफ्टवेयर तैयार होता है, जहाँ पर जो मैन्युफैक्चरिंग वाला जो पार्ट है ना, आप जैसे किसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में जो मैन्युफैक्चरिंग का प्लांट होता है, तो उस तरीके से आईटी सेक्टर में इसको डेवलपमेंट सेंटर बोलते हैं। तो फिर ये जैसे मैंने बताया 19 कंट्रीज़ में इनका प्रेजेंस है। तो मोस्टली इनका जो रेवेन्यू है 74-75% जो इनका रेवेन्यू आता है वो आता है नॉर्थ अमेरिका से, और 36% रेवेन्यू आता है वो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इंक्लूडिंग इंडिया से आता है 36%। और 10% इस 36% में से भी जो 10% आता है वो यूरोप से आता है। तो इसका मतलब 74 + 10 जो 84% रेवेन्यू है वो अमेरिका और यूरोप से आता है, और ये जियोग्राफिकली कंसंट्रेटेड जो है ये इनका रेवेन्यू है। डोमेन कौन कौन से सर्व करते हैं, मतलब किस तरह की कंपनीज़ में ये अपनी नॉलेज जो है या अपनी एक्सपर्टाइज के थ्रू उन कंपनीज़ को सर्व कर सकते हैं। तो ये पहली जो कंपनी है, पहले टाइप का जो डोमेन है वो है टेक, इंटरनेट या प्लेटफॉर्म कंपनीज़। फिर दूसरी मैन्युफैक्चरिंग एंड लॉजिस्टिक्स कंपनी, फिर बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, हेल्थ केयर, टेलीकम्युनिकेशन, मीडिया, एंटरटेनमेंट, इस तरह की। क्लाइंट कंसंट्रेशन की बात करूँ कि भाई इनका जो रेवेन्यू है क्या कोई कुछ पर्टिकुलर क्लाइंट से आता है या इनका डिफरेंट क्लाइंट से रेवेन्यू आता है, तो ये इनके जो टॉप 10 क्लाइंट्स हैं वहाँ से इनका 22% रेवेन्यू आता है। और उसका एक कारण है कि ये जो है इनकी डील साइज़ जो होती है, यानी ये जो प्रोजेक्ट्स करते हैं उसका साइज़ छोटा होता है। दूसरी बात ये कि ये स्टार्टअप्स वगैरह के साथ ज़्यादा काम करते हैं, इसके कारण थोड़े इनके मार्जिन्स भी कम है। कंपनी की स्ट्रेंथ की मैं बात करूं तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रमोटर है इनका, जिसने अभी 2023 में एक्वायर किया है। इसमें 52% स्टेक ब्लैकस्टोन, इसके बारे में हम कह सकते हैं कि वो जिस कंपनी में घुसता है उसमें पैसे लगाने में वो दूर नहीं रहता, और आखिरकार किसी भी, और उनके जो नेटवर्क है यानी ब्लैकस्टोन का जो नेटवर्क है वो भी बड़ा शानदार है। तो अपनी पोर्टफोलियो कंपनी को वो बड़ा करने के लिए वो पूरा जोर लगाते हैं। और रिसेंटली भी इनके 2 या 3 जो नए क्लाइंट आए हैं वो भी इनको ब्लैकस्टोन ने अपने कॉन्टैक्ट्स के थ्रू दिलाया है। तो
सबसे बड़ी स्ट्रेंथ तो इस कंपनी की ये। दूसरी बात ये इंडस्ट्री वाइड डाइवर्सिफिकेशन है। जैसे मैंने बताया 8-10 इंडस्ट्रीज़ में इनकी डोमेन एक्सपर्टाइज है, यानी उन इंडस्ट्रीज़ के लिए काम करते हैं। तो अगर किसी एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री में कोई डाउन टर्न आ भी जाता है तो इनके रेवेन्यू पर इतना प्रभाव नहीं पड़ता। तीसरी चीज़ ये कि ये पुरानी टेक्नोलॉजी से हटकर अब ये नई टेक्नोलॉजी जैसे एआई है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मशीन लर्निंग है, क्लाउड है और इस तरह की जो टेक्नोलॉजीज़ है ना, उसके थ्रू ये अपने क्लाइंट्स को सर्विसेज देते हैं। और एआई पे इनका बहुत ज़्यादा जोर है, क्योंकि एआई जो है वो कंपनीज़ के लिए, हर कंपनी ये चाहती है कि उसके जो सिस्टम्स हो ना वो एआई से कंपैटिबल हो, यानी किसी न किसी तरीके वो अपनी सिस्टम्स में, अपने आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर में एआई का उपयोग करना चाहते हैं। फिर वीकनेस की बात करूं तो जैसे मैंने बताया इनका जो रेवेन्यू है ये ज्योग्राफिकली कंसंट्रेटेड है। 84% जो रेवेन्यू है वो यूएसए और यूरोप से आता है। और यूएसए का तो आपने हाल देख ही रखा है, वहाँ पे ट्रम्प साहब जो हैं वो परेशान कर रहे हैं पूरी दुनिया को। और अभी तक भारत और अमेरिका में कोई टैरिफ की डील भी नहीं हुई है। तो एक अनसर्टेनिटी तो ये है कि भाई कितना रेवेन्यू वहाँ से आएगा, क्या ट्रम्प साहब टैरिफ लगाएंगे, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, कुछ कह नहीं सकते। दूसरी चीज़ ये कि अमेरिका वाला जो एरिया है और जो यूरोप वाला एरिया है, ये इन पे जो आईटी स्पेंडिंग होती है वो डिपेंड करती है बिजनेस की ग्रोथ पर। यानी अगर वहाँ पर इकोनॉमिक अपटर्न होता है, यानी इकोनॉमी थोड़ी सी चल रही होती है, तब तो ये आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसा खर्च होता है। अदरवाइज़ आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसा खर्च नहीं होता है। तो उस समय जब आईटी से रिलेटेड एक्सपेंडिचर कोई उनके वहाँ पर इकोनॉमी में डाउन टर्न होने पर, यानी अमेरिका और यूरोप में डाउन टर्न होने पर अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट्स इनको नहीं मिलेंगे तो इनके रेवेन्यू पर ज़रूर प्रभाव पड़ेगा। और वैसे ही जैसे मैंने बताया वैसे भी ये जो है ना छोटे स्टार्टअप्स पे और छोटी डील साइज़ वाले प्रोजेक्ट्स पे ये काम करते हैं। एक अगला रिस्क है जो इस तरह की जो कंपनीज जिनके ऑपरेशंस बाहर होते हैं तो उनका एक रिस्क होता है फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन का। तो फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अगर इनके एडवर्स चलता है तो इनको नुकसान हो सकता है। तो हालांकि ये कोशिश ये करते हैं कि अपने जो फॉरेन एक्सचेंज को, जो इनके रिसीवेबल्स हैं उसको हेज करके रखें। मार्केट कैप की बात करूं तो एक छोटी मार्केट कैप की कंपनी है, 5000 करोड़ की, डेट टू इक्विटी मैनेजेबल है, हर 100 रुपये की इक्विटी पर 12 रुपये का कर्जा है। आरओई अच्छा आरओई है, अपर रेंज में आरओई है, 21% का आरओई। पी भी काफ़ी रीजनेबल है 26 का। 3 साल की सेल 15% बढ़ी है, लेकिन 3 साल का जो प्रॉफिट है वो -3% है। प्रमोटर के पास 52% है जो ब्लैक स्टोन है, जैसे मैंने आपको बताया। एफआईआई और डीआईआई के पास मिलाकर 12% है और पब्लिक के पास 36% है। तो छोटी कंपनीज में एक खास बात होती है कि वो जो रैपिडली चेंजिंग जो टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट होता है उसमें अपने आप को बहुत जल्दी एडजस्ट कर लेती हैं, लेकिन जो बड़ी कंपनीज होती हैं उनको इस एडजस्टमेंट में काफ़ी प्रॉब्लम आती है। तो बात ये है कि ये कंपनी अभी फ़िलहाल थोड़ी सी तेज़ी रिसेंट टाइम्स में है। तो अगर आपको इस तरह की छोटी आईटी कंपनीज इसका बिजनेस मॉडल पसंद आता हो तो एक बार कोई करेक्शन का इंतज़ार करें और फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछें। इस कंपनी की परफॉर्मेंस का ध्यान रखें, ट्रम्प साहब की तरफ थोड़ा ध्यान रखें और उसके बाद ही इसमें कोई निर्णय आप लें बेचने या ख़रीदने का। मेरा हमेशा की तरह शेयर में ख़रीदने या कोई बेचने की कोई राय मेरी है नहीं। अगर आपको मेरा प्रयास पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।